के जीवन में एक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। 10 करोड़ 33 लाख बेनिफिशियरीज, यानी 10 करोड़ 33 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया। करीब 2200 रुपए की टोटल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में। तो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अब तक अगर हम देखें टोटल उज्ज्वला योजना में 52,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देश में लाखों करोड़ों परिवारों को मिल चुका है इसका। इस आज के फैसले से करीब 10 करोड़ 33 लाख घरों में एक लाभ मिलेगा, एक बेनिफिट मिलेगा, जिससे पीएम उज्ज्वला को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा फैसला लिया है कि कैसे हमारे मिडिल क्लास परिवारों में एलपीजी गैस अफोर्डेबल रहे, कम से कम दाम पे मिले। उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है, जो सीधा हमारे एलपीजी, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बेनिफिट में जाएगी। हम सब जानते हैं कि आज एलपीजी पे करीब करीब पूरा देश ही शिफ्ट हो चुका है। पुराने समय की सिगड़ी, चूल्हे, गैस वो सब खत्म हो चुके हैं। मोदी जी ने इन 11 वर्षों में ऐसा बड़ा परिवर्तन लाए। तो और गैस के प्राइसेस, जिस तरह से आज की जियोपॉलिटिक्स है, उस जियोपॉलिटिक्स में गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। तो उसमें हमारे परिवारों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ये सोच के ये फैसला लिया गया। 30,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं, जो कि सीधा मिडिल क्लास परिवारों के जेब से बचेंगे, जो कि उनके परिवारों में एक खुशी दौड़ेगी। तीसरा बड़ा फैसला लिया गया कि राज्य सरकारों के जो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सपोर्ट करना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उसके लिए 4,200 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम सैंक्शन हुआ है। हम सब जानते हैं आईआईटी आईएम का एक सिस्टम है, बहुत उसका एक लेवल विश्व भर में जाना माना जाता है। एनआईटीज का सिस्टम है, दुनिया भर में उसको माना जाता है, मान्यता प्राप्त है। जो राज्य सरकारों के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें गुणवत्ता कैसे आए, क्वालिटी कैसे आए, कैसे इंप्रूवमेंट आए। तो 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड 100 पॉलिटेक्निक्स देश भर में, जिसमें करीब 7.5 लाख स्टूडेंट्स एंड 13,000 फैकल्टी मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया है। 5 पिलर्स है इस प्रोग्राम के। सबसे पहला होगा अपग्रेडेशन ऑफ द क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिससे कि उनका ओवरऑल क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आए। दूसरा, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सर्विसेज में बहुत फोकस किया है इसमें। कैसे, जैसे आईटी सिस्टम है, तो आईटी सिस्टम में प्लेसमेंट का एक अपने आप में एक मैकेनिज्म बना हुआ है, जिससे कि इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्री के साथ एक कोलैबोरेटिव वे में एक डिस्कशन रहता है। वैसा ही सिस्टम स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में बने, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तीसरा, इंक्यूबेशन सेंटर्स, जो कि जैसे आईआईटी मद्रास का हम सबने देखा, बहुत ही अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर है। आईआईटी दिल्ली में भी बहुत अच्छा है। वैसे ही इनोवेशन के हब्स को हम स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में कैसे डेवलप करें, वो इस प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा रहेगा। वो इनोवेशन का एक बड़ा हिस्सा रहेगा। फिर गवर्नेंस कैसे सुधार हो, जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का सिस्टम है आईआईटीज में। आईआईटी का प्रैक्टिकली सारे 99.9% फैसले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लेवल पे होते हैं। तो राज्य सरकारों में भी कैसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से बाहर आकर एक ऑटोनोमस वे में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में डिसीजन मेकिंग हो पाए, वैसे गवर्नेंस के मैकेनिज्म्स। फिर फिफ्थ, जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनमें से बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस आईआईटीज में, एनआईटीज में, उनको कैसे हम स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में लाएं। ये फंडिंग जो होगी वो परफॉर्मेंस लिंक्ड फंडिंग होगी, और जो अचीवमेंट आएगा उसके बेसिस पे इंस्टीट्यूशंस को और फंड्स दिए जाएंगे।
काफी ऑब्जेक्टिव वे में इसका एवेल्युएशन किया जाएगा, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस रहेगी। चौथा आज का फैसला है साथियों नॉर्थ ईस्ट का। आप सब जानते हैं कि 11 वर्षों पहले नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक डिस्प्यूट्स, वायलेंस, एजिटेशंस, एक सीरीज ऑफ एजिटेशंस चलता रहता था। नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट कैसे जाएगा, शांति रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, बड़ा एक चैलेंज था। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक डायलॉग के थ्रू, आपस में बैठ के बातचीत के थ्रू, बैठ के समस्या को समाधान करने की भावना के साथ जो डिस्कशंस हुए, उसके थ्रू सीरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुए और उसके कारण कई ऐसे ग्रुप्स जो कि मेन स्ट्रीम से बाहर थे, एजिटेशन का रास्ता उठाए हुए थे, वायलेंस में लिप्त थे, वो सब एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम में आए। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। उन सब के कारण करीब करीब 10,000 कैडर्स ने सरेंडर करके मेन स्ट्रीम में जुड़े इन 11 वर्षों में। यूपीए के टाइम में 500, 550, 600 करोड़ का कुछ ओवरऑल वहां पे ग्रांट ज्यादा था, न उसका इम्प्लीमेंटेशन होता था ढंग से, केवल एक खाना पूर्ति जैसा था। एनडीए में इन 11 वर्षों में मेमोरेंडम होना, बातचीत और एकदम रियलिस्टिक प्रैक्टिकल तरीके से बातचीत, फिर उनके लिए स्पेशल पैकेज बनना, उस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन होना और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में उसका फॉलोअप, रिजल्ट, मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करना और उनकी सोसाइटी के हर आयाम को और उनके जो विशेष रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सारे प्रोग्राम्स बने। तो अभी रिसेंट टाइम्स में 4 और नए मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुए हैं असम और त्रिपुरा में। उन चारों के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज बनाए, वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ। इसमें टोटल 7,250 करोड़ रुपीस का ये पैकेज है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपीस सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे और 3,000 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट के। इस 4,250 करोड़ रुपीस में बेसिकली ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहला आसाम में है, आदिवासी ग्रुप्स ऑफ आसाम के साथ। फिर दूसरा है आसाम में ही दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी और दिमासा पीपल सुप्रीम काउंसिल के बारे में के साथ। तीसरा अगेन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के साथ, उनके कुछ ग्रुप्स थे उनके साथ। और चौथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इन चारों के साथ जो डिस्कशन होके जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बना, उसके हिसाब से ये प्रपोजल्स अप्रूव हुए। और ये प्रपोजल, इसमें कई तरह के काम लिए जाएंगे। कनेक्टिविटी के काम होंगे, एजुकेशन के काम होंगे, हेल्थ केयर से रिलेटेड काम होंगे, स्पोर्ट्स और जो इंडिजिनस मेडिसिन है, इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, उन सब का ध्यान दिया जाएगा। और विशेषकर जो कल्चरल इंटीग्रेशन है, आदिवासी कल्चर को मेंटेन करना, उसके साथ साथ फिर इंटीग्रेशन करना, इन चीजों पे भी बहुत बड़ा ध्यान दिया जाएगा। प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्पेसिफिक बनेंगे, लोकल कंसल्टेशन से बनेंगे स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और जिन ग्रुप्स के बेनिफिट के लिए बने उन ग्रुप्स के साथ बैठ के प्रोजेक्ट्स का डिसीजन होता है और उनके साथ ही मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। आज का 5वां फैसला है साथियों, हाईवे सेक्टर में तमिलनाडु में वरक्कनम से पुदुचेरी 4 लेन हाईवे 2,157 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है ये। और इसका लोकेशन नक्शे में अगर देखें हम, साउथ में ये कंप्लीट ईस्ट कोस्ट हाईवे है, चेन्नई से लेके कन्याकुमारी तक, ईसीआर कहते हैं इसको, ईस्टर्न कोस्टल रोड। इस हाईवे का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जो अभी भी 2 लेन था, वो था पुदुचेरी से मरक्कनम, और इसके कारण काफी कंजेशन रहता था और एक तरीके से ये पुदुचेरी सिटी के अंदर से जाता था।
तो ये आप देख रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग हाईवे ऑलरेडी NH332A चेन्नई से नागापट्टनम, उसमें ये वाला सेक्शन बनेगा, पुदुचेरी से मारक्कनम वाला सेक्शन बनेगा इस प्रोजेक्ट के तहत। इसका 4 लेनिंग होगा। अच्छा प्रोजेक्ट है, पुदुचेरी शहर को डिकंजेस्ट करेगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, और पुदुचेरी शहर में बहुत प्रसिद्ध, बहुत ही अच्छे स्थल है, वहां पे लोग जा सकेंगे दर्शन के लिए भी। एक फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट भी पुदुचेरी में जाते हैं तो रहता है, और वहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी अच्छी हुई है अभी, तो उस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को का भी, उसमें भी एक एक्सेलरेशन होगा इससे। प्रोजेक्ट 46 किलोमीटर्स का है। 11 किलोमीटर एग्जिस्टिंग 2 लेन है, दैट विल बी अपग्रेडेड टू 4 लेन एंड 35 किलोमीटर ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट होगा। मोस्टली प्रोजेक्ट विल बी बाईपासिंग पुदुचेरी टाउन, जिससे कि उसके आउटस्कर्ट से निकलेगा। हाँ ठीक है ना, ये NHI, हाँ उसके आउटस्कर्ट से निकलेगा, और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से बनेगा। कंसेशन पीरियड 17 इयर्स का है और कंस्ट्रक्शन पीरियड 2 इयर्स का है। अच्छा इसमें बेनिफिट रहेगा, हैवी कॉमर्शियल ट्रैफिक जो पुदुचेरी सिटी के अंदर से जाता था वो चेंज हो पाएगा। जिपमेर, ऑरोविल, वो सब चीजें, बस कई इंस्टीट्यूशन से पुदुचेरी में उनका बेनिफिट भी मिलेगा। ओवरऑल साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर में इस थर्ड प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में बहुत इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं। आज के अगर इन्वेस्टमेंट्स को और हम जोड़े तो 10,51,000 करोड़ रुपीस के टोटल प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं। ये सेक्टर बाय सेक्टर आपके सामने लिस्ट है। एयरपोर्ट सेक्टर में, पोर्ट सेक्टर में, और पोर्ट सेक्टर में वाडवन पोर्ट विल बिकम अ गेम चेंजर इन द एंटायर शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर ऑफ द कंट्री। दिस विल बी अमंग द टॉप 10 पोर्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड, वाडवन पोर्ट। तो इसको आप लोग वॉच करें, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और इस पे काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। ऑलरेडी पोर्ट बनने से पहले रेलवे कनेक्टिविटी का काम भी इसमें स्टार्ट हो गया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जिम्मेदारी दी गई है। वैसा ही हाईवे में बहुत प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, नॉर्थ से लेके साउथ, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, और रेलवे में करीब 30 रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा देश को। और बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन इन रेलवेज, करीब 400 मिलियन टन्स ट्रैफिक इन कुछ समय में डाइवर्ट हुआ है फ्रॉम हाईवे टू रेलवे, और उसके कारण एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा एनवायरमेंटल, वो भी आपकी जानकारी में आएगा जल्दी। और मेट्रो आप जानते हैं कि किस तेजी से बढ़ रहा है देश में। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, हाउसिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और रोपवेज, ये सारे प्रोजेक्ट्स इन एक वर्ष के टाइम फ्रेम में प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में सैंक्शन हुए। आई विल टेक क्वेश्चंस नाउ एंड विल गो, एक थोड़ा सा अलग इस बार लेते हैं, पहले लेफ्ट का पूरा ले लें, फिर सेंटर पूरा ले लें, फिर बाद में राइट ले लेते हैं। ऐसा करने से बेनिफिट होगा कि एक तरफ देखना रहता है, फिर ढूंढना इजी हो जाता है। ऐसा करें? ओके, ओके विद ऑल। दीपक चलेगा? सुजीत थैंक यू सर। आइए लेफ्ट से चालू करते हैं। लेफ्ट में हम फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह से चलेंगे, ठीक है? थैंक यू मैम। वैसे आपका राइट है, मेरा लेफ्ट है। Exactly. I hope I'm audible. Good evening. This is Sapna from CNBC TV 18. Two questions. One, of course, on the 30,000 odd crore compensation for OMC is also taking care of the